1498 में वास्को दा गामा के भारत पहुंचने की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये यात्रा किसी एक आदमी की खोज नहीं थी, बल्कि पूरी एक सभ्यता की बेचैनी का नतीजा थी। ये उस दौर की कहानी है जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ भारत और एशिया जो उत्पादन करते थे, और दूसरी तरफ यूरोप जो उपभोक्ता था और दूसरों पर निर्भर था। 15वीं सदी का भारत आज जैसा देश नहीं था जिसे मदद की जरूरत हो। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था, वैश्विक व्यापार का केंद्र था। दुनिया का सबसे उम्दा कपड़ा भारत में बनता था। मसालों की खेती भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, और सोना चांदी भारत की ओर बहकर आता था। यूरोप से ज्यादा उन्नत विज्ञान, गणित, चिकित्सा और जहाजरानी का ज्ञान भारत और एशिया में मौजूद था। यूरोप उस समय भारत पर निर्भर था, लेकिन यह निर्भरता सीधी नहीं थी। यूरोप भारत से सीधे व्यापार नहीं करता था। भारत से निकलने वाला माल अरब व्यापारियों के हाथों से होता हुआ फारस, मध्य एशिया और ऑटोमन साम्राज्य के रास्ते यूरोप तक पहुंचता था। हर पड़ाव पर टैक्स लगता था, हर हाथ बदलने पर कीमत बढ़ती जाती थी। नतीजा ये होता था कि जो मसाले भारत में आम थे वे यूरोप में सोने के भाव बिकते थे। मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं थे, वे भोजन को सुरक्षित रखने, बीमारियों के इलाज और यहाँ तक कि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी थे। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग उस दौर के लिए वही थे जो आज तेल और तकनीक हैं। जिस शक्ति के पास मसालों की सप्लाई थी वही वैश्विक शक्ति थी। 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, तब यूरोप की हालत और बिगड़ गई। ये शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार की रीढ़ था। ऑटोमन नियंत्रण के बाद यूरोप के लिए व्यापार और महंगा और अस्थिर हो गया। यूरोप को लगने लगा कि वह आर्थिक रूप से घुट रहा है। यहीं से यूरोप के भीतर एक खतरनाक सोच जन्म लेती है। अगर जमीन के रास्ते बंद हैं तो समुद्र से भारत पहुंचा जाए। ये विचार आसान नहीं था। उस समय समुद्र को लेकर डर फैला हुआ था। लोगों का मानना था कि अफ्रीका के आगे समुद्र खत्म हो जाता है। वहां भयानक तूफान और राक्षस रहते हैं और कोई भी जहाज सुरक्षित वापस नहीं आ सकता। यूरोप के बड़े देश आपसी युद्धों में उलझे हुए थे, लेकिन एक छोटा सा देश चुपचाप तैयारी कर रहा था, पुर्तगाल। पुर्तगाल के पास न विशाल जमीन थी न बड़ी आबादी, लेकिन उसके पास समुद्र से खेलने की आदत थी। उसने धीरे धीरे अफ्रीका के तटों की खोज शुरू की, नए नक्शे बनाए और जहाजरानी की तकनीक विकसित की। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के संरक्षण में पुर्तगाल ने कारावेल जैसे जहाज बनाए जो लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उपयुक्त थे। कंपस और एस्ट्रोलैब जैसे उपकरणों ने दिशा पहचानना आसान किया। ये सब किसी रोमांच के लिए नहीं किया जा रहा था। इसका एक ही उद्देश्य था, भारत तक पहुंचना और मसालों के व्यापार पर नियंत्रण हासिल करना। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। केप ऑफ गुड होप, जिसे तब केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता था, अनगिनत जहाज़ों की कब्रगाह बन चुका था। तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें और महीनों तक दिखती न ज़मीन, इन सब ने कई नाविकों की हिम्मत तोड़ दी। फिर भी पुर्तगाल पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को पूरी दुनिया। इसी माहौल में वास्को दा गामा का नाम सामने आता है। वह कोई महान विद्वान या दार्शनिक नहीं था। वह एक सख्त, अनुशासित और आदेश मानने वाला नौसैनिक था। पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम को ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो भावनाओं से नहीं, लक्ष्य से चलता हो। 1497 में राजा ने वास्को दा गामा को बुलाया और उसे भारत तक समुद्री रास्ता खोजने की जिम्मेदारी सौंपी। ये एक साधारण यात्रा नहीं थी, ये पुर्तगाल के भविष्य का सवाल था। 4 जहाज तैयार किए गए जिन पर लगभग 170 लोग सवार थे। इनमें से अधिकतर जानते थे कि वे शायद कभी वापस न लौटें। जुलाई 1497 में
जब ये जहाज लिस्बन के बंदरगाह से रवाना हुए तो किनारे खड़े लोग रो रहे थे। उस समय समुद्री यात्रा का मतलब था महीनों तक अनजान मौत के साथ जीना। बीमारी, भूख और प्यास आम बात थी। कई बार मरे हुए लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाता था क्योंकि जमीन तक पहुंचने का कोई भरोसा नहीं होता था। वास्को दा गामा अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ता गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और अंततः केप ऑफ गुड होप को पार किया। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, ये मानसिक भी थी। हर दिन जहाज टूटने का डर, हर रात तूफान का खतरा, लेकिन पीछे लौटने का विकल्प नहीं था। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचते पहुंचते वास्को दा गामा को पहली बार हिंद महासागर की दुनिया का अंदाजा मिला। यहाँ व्यापार पहले से ही संगठित था। अरब नाविकों को समुद्र की गहरी समझ थी और मॉनसूनी हवाओं का ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा था। यहीं से उसे भारत तक पहुंचने का रास्ता मिला। 1498 में महीनों की भयानक यात्रा के बाद वास्को दा गामा के जहाज भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़े। वो जानता था कि अगर वो सफल हुआ तो इतिहास बदल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका ये कदम केवल व्यापार नहीं बल्कि आने वाले विनाश का रास्ता खोलने वाला है। यहीं पर यह कहानी रुकती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि वास्को दा गामा भारत कैसे पहुंचा। अब सवाल ये है कि भारत पहुंचने के बाद उसने क्या किया। 1498 में जब वास्को दा गामा के जहाज भारत के पश्चिमी तट पर दिखाई दिए, तब ये किसी के लिए भी असाधारण घटना नहीं थी। भारत के समुद्री बंदरगाह सदियों से विदेशी जहाज़ों को देखते आए थे। अरब व्यापारी, अफ्रीकी नाविक, चीनी यात्री और दक्षिण पूर्व एशिया के सौदागर, ये सब भारत के लिए नए नहीं थे। इसलिए जब पुर्तगाल से आए इन जहाज़ों ने कालीकट के पास लंगर डाला तो भारत में न कोई उत्साह था, न डर, न जिज्ञासा। भारत आत्मनिर्भर था, आत्मविश्वासी था और दुनिया के व्यापार का केंद्र था। वास्को दा गामा जिस भारत में पहुंचा, वो किसी से कुछ मांगने वाला देश नहीं था। भारत वो देश था जहां से दुनिया को सामान मिलता था। मसाले, कपड़ा, कीमती पत्थर, ज्ञान, सब भारत से बाहर जाता था। इसलिए यूरोप से आए इस छोटे से समूह को भारत ने उसी नज़र से देखा जैसे एक और व्यापारी दल को देखा जाता था। जब वास्को दा गामा कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में पहुंचा, तब उसे शायद उम्मीद थी कि उसके स्वागत में असाधारण सम्मान होगा। आखिर वो समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। लेकिन जमोरिन के दरबार में ये बात किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। वहाँ पहले से ही ऐसे व्यापारी मौजूद थे जो पीढ़ियों से भारत से व्यापार कर रहे थे और जिनके पास सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं थीं। वास्को दा गामा जो तोहफे लेकर आया था, वे भारतीय मानकों के हिसाब से बेहद साधारण थे। सस्ता कपड़ा, कांच का सामान और लोहे के औजार, ये सब भारत में किसी विशेष मूल्य के नहीं थे। भारत में उस समय हस्त निर्मित कपड़ा यूरोप से कहीं बेहतर था और धातु कला कहीं ज्यादा उन्नत थी। इसलिए दरबार में न कोई अपमान हुआ, न कोई प्रशंसा, बस उदासीनता थी। यही उदासीनता वास्को दा गामा के लिए सबसे बड़ा झटका बनी। वो जिस मानसिकता से आया था, उसमें ये कल्पना ही नहीं थी कि कोई सभ्यता यूरोप को गंभीरता से न ले। उसके भीतर ये भावना बैठ गई कि भारत सम्मान से नहीं बल्कि डर से झुकेगा। वास्को दा गामा जल्दी समझ गया कि भारत में उसकी सबसे बड़ी बाधा जमोरिन नहीं है बल्कि अरब व्यापारी हैं। ये व्यापारी केवल सौदागर नहीं थे बल्कि हिंद महासागर के व्यापारिक तंत्र की रीढ़ थे। वे स्थानीय समाज का हिस्सा थे, स्थानीय शासकों के साथ उनके संबंध थे और उनका व्यापार हिंसा पर नहीं भरोसे पर टिका था। यूरोप की समस्या यही थी। यूरोपीय सोच व्यापार को शक्ति से नियंत्रित करना चाहती थी, जबकि हिंद महासागर की दुनिया साझेदारी और संतुलन पर चलती थी। वास्को दा गामा इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठता था।
जब वो 1499 में पुर्तगाल लौटा तो वो असफल व्यापारी के रूप में नहीं लौटा, वो एक रणनीतिक योजनाकार के रूप में लौटा। उसने पुर्तगाल के राजा को बताया कि भारत अपार धन से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ व्यापार केवल सौहार्द से नहीं किया जा सकता। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर पुर्तगाल को भारत में टिकना है तो उसे डर पैदा करना होगा। यही वो मोड़ था जहाँ से इतिहास ने एक खतरनाक दिशा ली। 1502 में वास्को दा गामा दोबारा भारत लौटा, लेकिन इस बार व्यापारी के रूप में नहीं। इस बार उसके साथ युद्धपोत थे, भारी तोपें थीं और सैनिक थे। ये कोई व्यापारिक यात्रा नहीं थी, ये शक्ति प्रदर्शन था। उसकी रणनीति साफ थी, हिंद महासागर में आतंक फैलाओ ताकि हर व्यापारी जान जाए कि अब समुद्र सुरक्षित नहीं रहा। उसने अरब व्यापारियों के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज़ों को लूटा गया, यात्रियों को मारा गया और समुद्र में डर का माहौल बनाया गया। इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक तब घटी जब वास्को दा गामा ने एक यात्री जहाज़ को घेर लिया जिसमें हज से लौटते लोग सवार थे। उस जहाज़ में महिलाएं थीं, बच्चे थे और बुजुर्ग थे। उन्हें बंद करके जहाज़ में आग लगा दी गई। लोग चीखते रहे, समुद्र गवाह बना रहा और वास्को दा गामा ये सब देखता रहा। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था कि अब समुद्र पर नैतिकता नहीं, ताकत राज करेगी। इसके बाद कालीकट की बारी आई। वास्को दा गामा ने बिना औपचारिक युद्ध के बंदरगाह पर तोपें दागी, जहाज़ जलाए गए, व्यापार ठप कर दिया गया और ये दिखा दिया गया कि यूरोप अब केवल सौदे करने नहीं आया है बल्कि नियंत्रण करने आया है। वास्को दा गामा ने भारत पर शासन नहीं किया, लेकिन उसने उससे भी बड़ा काम किया। उसने रास्ता दिखाया। उस रास्ते से बाद में पुर्तगाली सेनाएं आईं, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। सभी ने वही मॉडल अपनाया, पहले व्यापार, फिर हथियार, फिर सत्ता। भारत उसी दिन गुलाम नहीं हुआ जिस दिन वास्को दा गामा पहुंचा, लेकिन उसी दिन ये तय हो गया कि भारत की समुद्री सीमाएं अब सुरक्षित नहीं रहेंगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत, उसका व्यापार, धीरे धीरे उसके हाथ से निकलने वाला था। यूरोप में वास्को दा गामा को आज भी एक महान खोजकर्ता माना जाता है, लेकिन भारत के लिए वो एक चेतावनी था, एक ऐसा मोड़ जहां से इतिहास ने करवट बदली। क्योंकि कुछ यात्राएं दुनिया को जोड़ती हैं और कुछ यात्राएं सदियों की गुलामी का रास्ता खोल देती हैं। वास्को दा गामा की भारत यात्रा दूसरी किस्म की यात्रा थी।